Assalamualaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. Students, today we are going to start lecture number 6. Last time students हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था और उस टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स उस टॉपिक में हमने मैकेनिकल एरा को यानी डार्क एज को कवर करा था और उसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा एंड इलेक्ट्रॉनिक एरा, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जो आपके पास मिडिल एज के तौर पे समझा जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अगर हम इस टर्म को जरा गौर करें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये है आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है जो ऑपरेट की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू टर्मिनोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स, दैट मींस इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ओके, सो स्टूडेंट्स आप इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं। दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो बच्चों 19th सेंचुरी के मिड से ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा यानी आपके पास मिडिल एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इन दिस एरा साइंटिस्ट बिकेम एबल टू डेवलप faster and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. Students, इस दौर में हमारे पास जो मैथमेटिशियंस थे, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, वो इतने काबिल डिवाइसेस बना चुके थे, इतने काबिल फास्ट और एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स जो है वो डेवलप कर चुके थे, जिसमें से स्टूडेंट्स एक जो आपके पास मशीन है रीनोन, वो है टैबुलेटिंग मशीन। स्टूडेंट्स टैबुलेटिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टैबुलेटिंग मशीन क्या है और कहाँ यूज की गई? स्टूडेंट्स टैबुलेटिंग मशीन को डेवलप करा डॉक्टर हरमन हॉलरे। इन्होंने 1890 में स्टूडेंट्स टैबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट करा। तो देखें बच्चों, इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर। ओके, सो स्टूडेंट्स बात हो रही है टैबुलेटिंग मशीन पे जो डेवलप करा डॉक्टर हरमन हॉलरे। It was invented by American inventor Herman Hollerith in 1890. Okay, Hollerith's first tabulator was used for the US 1890 census. Students देखें, पहली दफा ये जो आपकी टैबुलेटिंग मशीन यूज की गई वो यूज गई कहाँ पे? सेंसस में। यूएस में कहाँ पे? सेंसस में, यानी मर्दमशुमारी के लिए इसको यूज किया गया। ठीक है, because of Holler tabulating machine census data took only 6 months to compile. क्यों इस मशीन को यूज करा? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो टैबुलेटिंग मशीन थी डॉक्टर हरमन हॉलरेथ की, इसने सिर्फ 6 महीने में डेटा को क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया, जबकि which was very fast as compared to previous US census in 1880 which took 7 years to be completed. जबकि स्टूडेंट्स इनके पास जो प्रीवियस कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी उसने 7 साल लगा दिए थे डेटा को कंपाइल करने के लिए। तो इसी वजह से यूएस डिपार्टमेंट ने डॉक्टर हरमन हॉलरेथ की टैबुलेटिंग मशीन को यूज करा जो सेंसस के लिए यूज की गई, और इसका डेटा जो है स्टूडेंट्स वो 6 मंथ में ही कंपाइल हो गया। सो स्टूडेंट्स आफ्टर डार्क एज यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरा को देखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को देखा, और स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा, दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न एज। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं वी आर लिविंग इन इलेक्ट्रॉनिक एरा। हम खुद कहाँ रह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एरा में। हमारे आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं जो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत मुहैया करती हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा में क्या है। The advancement in the vacuum or electron tube gave birth to the electronic era. In this era, the true computers were invented which work on the principle of input, store, process and output. जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स में हमारी बात हुई, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में हमारी बात हुई कि कंप्यूटर जो है वो एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पे काम करता है। और डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स?
जिसमें डेटा इनपुट लिया जाए, डेटा को प्रोसेस किया जाए, आउटपुट हो और डेटा को स्टोर किया जाए। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के प्रिंसिपल्स में आता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक एरा में इन्हीं प्रिंसिपल्स पे कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए और कंप्यूटर यूज होना स्टार्ट। Continuous advancement in electronic engineering increased efficiency and speed of computers considerably. Students, जिस तरह मॉडिफिकेशन होती रही, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रही, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती रही साथ साथ। द इलेक्ट्रॉनिक एरा में बी कैटेगराइज्ड इन जनरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कोर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने जनरेशंस को, इलेक्ट्रॉनिक एरा को कुछ जनरेशंस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कोर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड कंप्यूटर। कोर टेक्नोलॉजी का मतलब कौन कौन सी एडवांसमेंट जो है स्टूडेंट्स को आती रही इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आपके पास था 1940 टू 1956। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, इसमें आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन के कौन से कंप्यूटर्स थे स्टूडेंट? यहाँ पे लिखा हुआ है ENIAC और यूनिवैक वगैरह, और इनके एब्रिविएशंस भी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यूनिवर्स और यूनिवैक की क्या स्टूडेंट? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब की है स्टूडेंट्स। ओके, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज मशीन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे, ये आपके पास बेस्ड कर रहे थे मशीन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड 0 and 1s। इसी तरह मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, मीडियम एंड पंच कार्ड। स्टूडेंट्स, इंटरनल स्टोरेज के लिए जो है वो पंच कार्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। स्टूडेंट देखें, ये बैच प्रोसेसिंग क्या है? देखें बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये हम चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे कौन कौन से टाइप है? सिंगल टास्किंग है, मल्टीटास्किंग है, ठीक है, उसके अलावा बैच प्रोसेसिंग है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सर, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। तो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या स्टूडेंट्स? ये ग्रुप की सूरत में टास्क को एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट्स, किसके? ग्रुप की सूरत में। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं स्टूडेंट्स कि इसमें आपके पास ENIAC और यूनिवैक के आते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करता हूं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है बच्चों, वो 1956 से स्टार्ट हुआ, 1963 पे एंड। अच्छा, सेकंड जनरेशन में हुआ क्या स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस करा किसको? वैक्यूम ट्यूब्स को। ट्रांजिस्टर भी बेसिकली एज एन वैक्यूम ट्यूब जो है एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया स्टूडेंट, जो स्मॉलर था, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट था एज कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिस्टम्स। इसमें जो स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज नहीं बल्कि असेंबली लैंग्वेज यूज हुई और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे फॉर्ट्रान है। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेटिक कोर was used as primary internal storage medium। मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ स्टूडेंट्स। पंच कार्ड were used for input के लिए हम पंच कार्ड इसमें भी यूज करते थे, पहले भी ये यूज करते थे। और इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, या कोई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया किसमें? सेकंड जनरेशन। These computers were mainly used for commercial production, scientific engineer analysis and design. Examples are IBM 7094 and IBM 1401. Students, सेकेंड जनरेशन में जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स आए बच्चों, वो कमर्शियली यूज के लिए हुए यूज, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स वाला कोई सिलसिला मौजूद नहीं था इसमें, कमर्शियली यूज। अब अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, तो थर्ड जनरेशन स्टार्ट होता है बेटा 1964 टू 1971। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर सेकंड तो आपने 1963 पे एंड करा, इसको 1964 पे क्यों एंड कर रहे हैं? वो 1963 का एंड था सेकंड जनरेशन का, ये 1964 का बिगिनिंग है। ओके, तो स्टूडेंट 64 से 71 आपके पास थर्ड जनरेशन है। और स्टूडेंट इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करा किसने? आईसीज ने। स्टूडेंट्स, आईसीज को हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स
आईसीज का बेसिकली काम क्या होता है? पावर को सप्लाई करना। यूज ऑफ आईसीज फर्दर डिक्रीज्ड साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। आईसीज के इस्तेमाल ने स्टूडेंट्स कंप्यूटर के साइज को काफी हद तक डिक्रीज करा, लेकिन इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी में काफी इंक्रीज करा। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस। थर्ड जनरेशन में बहुत चीप रेट में आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलना स्टार्ट हो गए। स्टूडेंट थर्ड जनरेशन में आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो पास्कल और कोबोल लैंग्वेज यूज की गई, और इसमें स्टूडेंट्स आपके पास कीबोर्ड यूज करने लगे हम इनपुट के लिए, और आउटपुट के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करने लगे। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट यूज होते थे, इसमें टाइम शेयरिंग, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी स्टूडेंट्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है। इसी तरह अगर बात करें बच्चों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, फोर्थ जनरेशन में बेटा अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ क्या है कि 1971 प्रेजेंट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के 1971 में फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई स्टिल वी आर यूजिंग, उसको हम अभी तक क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स वाज रेवोल्यूशनरी व्हिच कॉज्ड द डेवलपमेंट ऑफ faster, less expensive, smaller and more reliable computers. Students, माइक्रोप्रोसेसर हमारे पास डेवलपमेंट थी फोर्थ जनरेशन की, और ये बहुत ज्यादा फास्टर भी है, स्मॉलर भी है और रिलायबल भी है। They use semiconductor memories, RAM and ROM and magnetic storage became popular. Semiconductor memory यूज हुई स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन में, और इसमें और मजीद आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हो गई, जैसे लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ये सारी स्टूडेंट्स आपके पास टॉप हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो यूज की जा रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो फोर्थ जनरेशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ लाइक स्पेस, एप्लीकेशन, बिजनेस एंड आर्ट वर्क। इन सब में स्टूडेंट्स जो आपके पास कंपोनेंट यूज हो रहा है वो सब में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है स्टूडेंट? प्रोसेस करने वाली डिवाइस, प्रोसेस करने वाली चिप। माइक्रो प्रोसेसर को स्टूडेंट आप सिलिकॉन चिप भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उन सब में बच्चों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? अटैच होता है। इसी तरह स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा में लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। व्हाट डज इट मीन बाय स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड? इट मींस कि जो अभी चल रहा है और इन फ्यूचर जितनी भी डेवलपमेंट आएगी स्टूडेंट्स वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आएगी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। फिफ्थ जनरेशन में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जो अभी तक डेवलप की जा रही हैं। In this generation, computer will be capable of self-learning, reasoning, and generalization. Students, fifth generation में आपके पास ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप होने लगे जो केपेबल है सेल्फ लर्निंग के, खुद रीड करने, खुद रिएक्ट करने की। आई मैं इसकी एग्जांपल आगे देखो। These computers are controlled machines like robot will also be able to process human language. तो स्टूडेंट्स देखें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐसी डिवाइसेस डेवलप की गई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंट्रोल की जा सके, जैसे रोबोट, ठीक है, जैसे आपकी कोई कार हो सकती है जो एक रिमोट से रिमोट कंट्रोल कार, ठीक है। तो ये सारी स्टूडेंट डेवलपमेंट जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप की गई। द ब्रांचेस ऑफ एआई स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। जितने भी स्टूडेंट्स तरह के सिस्टम्स डेवलप किए गए वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप किए गए, और ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप किए गए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आज हमने अपना मेन टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर को फिनिश करा। सो स्टूडेंट्स आई होप this lecture will be very useful for you students. So thank you so much students. Allah Hafiz to everyone. Take care.